नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो क्लास में। आज हम सेमेस्टर 4 का जो हमारा बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज का हमारा लेसन है वो है इकाई 1 का पार्ट नंबर 2 वैश्वीकरण का राजनीतिक आयाम। इस वीडियो क्लास में हम केवल उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो इस चैप्टर से आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको एग्जाम से पहले इस चैप्टर का पूरा नॉलेज हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो है राज्य की परिभाषा। अब तो राज्य की परिभाषा बताते समय मैं आपको बता दूं कि राज्य एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारी आबादी एक साथ अस्थायी रूप से निवास करती है और जहाँ पर एक अस्थायी और प्रभावी सरकार होता है, ठीक ना। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ मिलकर देश का निर्माण करते हैं, तो ये राज्य की परिभाषा है। अगर हम राज्य की विशेषताओं की बात करें तो राज्य एक परिभाषित क्षेत्र को कहते हैं। राज्य का एक अस्थायी आबादी होता है और राज्य में एक प्रभावी सरकार होते हैं। राज्य अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता रखता है और जब एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करता है तो उससे राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे जो राज्य है ना, यहाँ पे राज्य का मतलब ही अपने आप में राष्ट्र है। मैं आपको बता दूं कि हमारे राजनीतिक के जो सब्जेक्ट है, विषय है, वहाँ पे राज्य की जो अवधारणा होती है ना वो राष्ट्र के समान होती है, यानी हम राष्ट्र के लिए राज्य का यूज करते हैं। तो ये राज्य का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वैश्वीकरण का राजनीतिक आयाम। वैश्वीकरण के मुख्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आयाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम राजनीतिक आयाम के बारे में बात करते हैं। वैश्वीकरण का राजनीतिक आयाम होता है कि जब एक राज्य में होने वाले घटनाओं का प्रभाव अन्य राज्यों पर या विश्व के जो अन्य राष्ट्र हैं उस पर पड़े तो इसे वैश्वीकरण का राजनीतिक आयाम कहते हैं। यानी एक राज्य में जो घटनाएं होती है, अगर उस घटना का प्रभाव किसी दूसरे राज्य या राष्ट्र पर पड़े तो इसे हम राजनीतिक आयाम कहते हैं, ठीक ना। ये कहा जाता है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों की दूरी मिटा दी है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या है कि सभी राष्ट्र जो है ना राजनीतिक आयाम के माध्यम से एक देश की राजनीति दूसरे देशों में भी चर्चा का विषय बन गया है। जैसे देखो, अगर अमेरिका में चुनाव होता है तो उसकी चर्चा भारत में भी होती है, और भारत में चुनाव होता है तो उसकी जो चर्चा है वो अमेरिका या बाकी यूरोपीय कंट्री में भी होता है। तो आप देख सकते हो कि जो वैश्वीकरण है ना उसने राज्यों की जो राजनीतिक आयाम है ना उसको बहुत ही ज़्यादा विस्तार कर दिया। लेकिन वैश्वीकरण के इस युग में राज्यों की जो प्रभु सत्ता है ना वो पहले की तुलना में कम हो गया है। यहाँ पे याद रखना कि मैंने बोला कम हो गया है, मैंने ये नहीं बोला खत्म हो गया। अब तो प्रभु सत्ता का क्या मतलब है? प्रभु सत्ता का मतलब होता है कि राज्य की जो शक्ति है ना वो पहले की तुलना में कम हुआ है। कम कैसे हुआ है कि अब हर राज्य चाहता है कि विदेशी कंपनी उनके राज्य में, उनके प्रदेश में आकर व्यापार करे। तो जब विदेशी कंपनी को वो अपने राज्य में व्यापार करने के लिए इनवाइट करते हैं तो विदेशी कंपनी भी कई ऐसे कंडीशन राज्य सरकार पे थोप देते हैं जो राज्य सरकार को मानना पड़ता है। अब राज्य सरकार भी चाहते हैं कि उनके राज्य में जो बाहर की कंपनी ने वो इन्वेस्ट करे ताकि उनके राज्य का विकास हो, विस्तार हो, उनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग बने। तो कई बार उन्हें विदेशी कंपनियों की बातें भी माननी पड़ती है। तो इससे क्या पता चलता है कि पहले की तुलना में जो राज्य की शक्ति है ना, जो राज्य सरकार की जो शक्ति थी वो कम हो गई है, ठीक ना। तो ये याद रखना, वैश्वीकरण के इस युग में राज्यों की जो प्रभु सत्ता है ना उसकी अवधारणा को क्षति पहुंचा, ये याद रखना। आगे है कि राज्यों की जो पहले सुरक्षा के प्रति सोच था ना वो भी बदल गया। तो पहले सुरक्षा का क्या मतलब होता है? पहले सुरक्षा का मतलब होता था कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर लो, लेकिन वैश्वीकरण में अब सुरक्षा का ये मतलब नहीं है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर लो। अब सुरक्षा का मतलब हो गया आप अपनी संस्कृति की सुरक्षा करो। क्योंकि देखो, जब वैश्वीकरण नहीं था तो जो हमारे देश की संस्कृति थी ना वो बहुत अच्छी मानी जाती थी और सब उसको फॉलो करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि वैश्वीकरण के आने के बाद हमारी संस्कृति पहले की तुलना में कमजोर साबित हो रही है।
तो क्या हो गया, अब सुरक्षा का मतलब केवल बाहरी सुरक्षा नहीं रह गया, अब सुरक्षा का मतलब आंतरिक सुरक्षा से भी है, यानी हम अपने देश की संस्कृति को मजबूत करें। इसके अलावा सुरक्षा की यहाँ पे अवधारणा पहले ये होती थी कि हम अपनी सीमाओं को घेर के अपनी सुरक्षा करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि हम हथियारों के माध्यम से केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि महाद्वीपों में, समुद्रों में अपनी सेनाएं भेजते हैं, और यहाँ तक कि कई बार हम दूसरे देशों में भी अपनी सेनाएं भेज देते हैं। जैसे अमेरिका ने और रूस ने जो अपनी सेनाएं ना अफगानिस्तान में और कई गरीब कंट्रियों में और अविकसित कंट्रियों में भेजा था, ताकि वैश्वीकरण के समय वो उन राज्यों की सीमाओं में पाए जाने वाले जो संसाधन उसका लाभ उठा सके। तो वैश्वीकरण की अवधारणा में राज्य की शक्ति में कितना फर्क आया है आप देख सकते हो। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण अब राज्य पर शासन करना और राज्य में संघर्ष को नियंत्रण करना आसान हो गया है। यानी अगर हम इसको आसानी से समझना चाहते तो ऐसा समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था कि पहले राज्य चलाना मुश्किल होता था, क्योंकि संसाधन के मामले में राजा के पास एक अपना रथ होता था, जहां पर वो बैठकर पूरे राज्य का जो मुआयना होता वो करता था और संदेश भी पहुंचाने। मान लो अगर राजा को अभी मतलब किसी राज्य में अगर युद्ध हो रहा है और राजा को मान लो हेल्प चाहिए, तो पहले क्या होता था कि राजा जब दूसरे राज्य से हेल्प लेने के लिए संदेश यानी लेटर भेजता था, तो उसका जवाब एक एक डेढ़ महीने बाद आता था, जिससे क्या होता था कि कई बार तो युद्ध शुरू हो जाते थे और मदद के लिए जो दूसरा राज्य है वो एक डेढ़ महीने बाद आता था। लेकिन अब क्या है कि वैश्वीकरण के कारण अब हमारे पास इंटरनेट आ गए, टेलीफोन आ गए, हमारे पास एयरप्लेन आ गए हैं, हमारे पास कई सारे कार आ गई है, बहुत सारी तकनीकें आ गई है। तो जिस वजह से अब राज्य पर शासन करना और राज्य को नियंत्रित करना पहले से ज़्यादा आसान हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4, वैश्वीकरण के प्रासंगिकता पर बहस। यानी हमें यहाँ पर यह बताना कि वैश्वीकरण के कारण राज्यों की शक्ति में कुछ परिवर्तन आया है या नहीं। तो यहाँ पर विचारकों में हमेशा से मतभेद रहे, कुछ इसके विरोध में थे और कुछ इसके पक्ष में थे। तो इसी विरोध और इसी पक्ष के कारण यहाँ पे हमें 3 तरह के विचारधाराओं का मतलब ज्ञान मिलता है, और उनमें से जो पहला है वो है संचयवादी विचारधारा। तो अगर हम बात करें संचयवादी विचारधारा का, तो संचयवादियों का कहना था कि वैश्वीकरण कोई वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं है। यानी इनका ये कहना था संचयवादी, तो नाम से पता चला संचय, यानी इनको हमेशा संचय होता था, संचय मतलब शक होता था, और ये हमेशा ये कहते थे कि वैश्वीकरण में जो हम कहते हैं कि पूरा विश्व मिलके एक जगह एक साथ व्यापार करता है, तो ये इस पर मतलब अपनी आपत्ति प्रकट करते थे और ये कहते थे कि नहीं, अभी भी बहुत सारे व्यापार जो है ना वो देश के भीतर होता है, बहुत ही कम व्यापार एक देश का दूसरे देश के साथ होता है। यानी इनका ये कहना था कि हम राज्यों का दूसरे राज्यों की व्यापार कम करते हैं, लेकिन हम अपने राज्य के अंदर व्यापार ज़्यादा करते हैं। तो ये वैश्वीकरण को एक एकीकृत या एक जोड़ी हुई अर्थव्यवस्था नहीं मानते थे, ठीक है ना। इसके अलावा ये वैश्वीकरण के दौरान राज्य की शक्ति बढ़ाने पर अधिक बल देते थे और ये कहते थे कि आज भी राज्य का जो अस्तित्व है ना वो कम नहीं हुआ है। आज भी विदेशी कंपनी को राज्य में व्यापार करना है या नहीं करना है, विदेशी कंपनी कौन सा व्यापार करेगी, कितने क्षेत्र में व्यापार करेगी, व्यापार के क्या रूल होंगे। यानी ये मानते थे कि आज भी वैश्वीकरण में राज्य की शक्ति पहले की तुलना में ही एक समान है। यानी ये मानते थे कि वैश्वीकरण में ये जो हम कहते हैं राज्यों की शक्ति कम हुई है, वो ये नहीं मानते थे। इनका कहना था कि नहीं, राज्य की शक्ति कम नहीं हुई, राज्य की आज भी अपनी सेना है, राज्य की अपनी राजधानी है, राज्य की सीमाओं का आज भी महत्व है और राज्य का जो राजा है ना यानी जो सरकार है उसके निर्णय का आज भी महत्व है। तो ये राज्य की शक्ति पर अधिक बल देते थे। समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए दूसरी विचारधारा पर जाते हैं जो इसके विपरीत है। यानी ये राज्य पर बल देते थे और दूसरी विचारधारा इस पर बल देते थे कि वैश्वीकरण के दौरान राज्य अब अपना अस्तित्व खो रहा है और जो राज्य है ना वो पहले की तुलना में अब कमजोर हो गया। तो ऐसी विचारधारा का नाम था हाइपर ग्लोबलिस्ट। ये जो हाइपर ग्लोबलिस्ट है
इनका मानना था कि वैश्वीकरण के आधुनिक युग में आज आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी और राजनीतिक क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और यह बदलाव 1980 के दशक से ही शुरू हो गया था। उदाहरण के लिए हम सूचना और संचार क्षेत्र को ले सकते हैं। जैसे पहले क्या था कि सूचना क्षेत्र में बस लेटर यानी पत्र के माध्यम से हम सूचना भेजते थे और किसी किसी के पास टेलीफोन होता था। लेकिन आज क्या हो गया कि आज हर इंसान के हाथों में आप फ़ोन देखोगे और हर फ़ोन में आप इंटरनेट देखोगे। मेल करना आज मामूली बात हो गया। घर घर में आप कंप्यूटर देखोगे, घर घर में आप टीवी देखोगे, जिससे क्या हुआ कि एक देश में क्या घटनाएं घट रही है ना वो हमें अपने राज्य में भी पता चल जाता है। यानी अब जो राज्य की जो सीमा है ना वो अब सीमा विहीन होगी। यानी अब राज्य का कोई अपना नियंत्रित सीमा नहीं रह गया। अब राज्य की जो सीमा है ना वो पूरे विश्व के लिए खुल गया है और जो आपके राज्य में जो घटनाएं हो रही है ना उसका पता अब पूरे दुनिया को उसी समय चल जाता है। यानी आपके राज्य में जो घटनाएं हो रही है उसका पता उसी समय तुरंत विश्व के अन्य देशों को भी मतलब हो जाएगा। तो अब जो राज्य है ना उसकी शक्ति पहले की तुलना में कम हो गया है। क्यों? क्योंकि राज्य का जो पहला शासन का जो नियंत्रण था वो एक ही राज्य तक सीमित होता था और राजा जो भी डिसीजन लेता था ना जनता को मानना पड़ता था। और उस समय राजा का जो तानाशाही रवैया है ना उसको लगाम लगाने के लिए कोई दूसरी शक्ति नहीं होता था। लेकिन आज डिजिटल वर्ल्ड में ये सब मतलब पॉसिबल अब है ही नहीं ऐसा कि राजा या सरकार अपने मनमानी करे। तो अब क्या हुआ कि राज्य के जो शासन करने के लिए जो पहले एक सीमा होती था वो सीमा विहीन हो गया है और राज्य की जो अपनी शक्ति है वो पहले की तुलना में कम हो गया है। आज अगर हम बात करें तो राज्य पर IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उसका दबाव रहता है और राज्य के विकास के लिए इन संस्थाओं का सहयोग अवश्य होता है। तो आप देख सकते हो कि राज्य जो है ना आज वैश्वीकरण के इस युग में अपना जो वर्चस्व है ना वो गंवा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ना हाइपर ग्लोबलिस्ट ये यही कहना चाहते थे और इन्होंने यही आर्गुमेंट दिया था जिस वजह से ये ऐसा कहते थे कि वैश्वीकरण के इस युग में राज्य अपना शक्ति जो है ना वो मतलब धीरे धीरे कम कर रहा है। इसके बाद आता परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी जो होते हैं ना वो इन दोनों के बीच का जो एक विचारधारा होता है ना वो ऐसी विचारधारा रखते थे। परिवर्तनवादी ये मानते थे कि कहीं कहीं पर राज्य की शक्ति आज भी बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं पर राज्य अपनी शक्ति धीरे धीरे जो है ना वो खो रहा है यानी कम हो रहा है राज्य की शक्ति, ऐसा मानते थे। इसलिए ना परिवर्तनवादी कहते थे। परिवर्तनवादी का मानना था कि वैश्वीकरण के दौरान परिवर्तन तो आया है लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका फायदा राज्यों को मिला है और कुछ क्षेत्रों में इसका फायदा जो वैश्वीकरण के दौरान जो व्यापार के जो संगठन होते हैं ना यानी जो व्यापार करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं ना उनको मिला है। देखो अब ये अपनी विचारधारा को कैसे डिफाइन करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर परिवर्तनवादी एक एग्जाम्पल देते हैं। परिवर्तनवादी ने कहा कि जब 2008 में अमेरिका में आर्थिक संकट आया था तो उसका प्रभाव पूरे दुनिया पर दिखा था। यानी परिवर्तन तो आया है। पहले एक राज्य में होने वाली घटनाओं का संबंध केवल उसी राज्य से होता था लेकिन अब क्या है कि अगर अमेरिका में कुछ होता है तो उसका असर इंडिया पे भी पड़ता है। जिससे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं वर्तमान का कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ जिनसे हमें कोई मतलब नहीं लेकिन उसका असर हमारे देश पर भी मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है ना। तो इनका ये मानना था कि वैश्वीकरण में तो ये परिवर्तन आया है कि अब एक देश में होने वाली घटनाओं का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है। लेकिन ये भी मानते थे कि वैश्वीकरण के जो फायदे हैं ना उसमें राज्य को भी थोड़ा बहुत ही फायदा हुआ है। अब क्या है कि राज्य को पहले शासन करना मुश्किल था, राज्य को पहले विकास करना मुश्किल था, अब विकास करना आसान हो गया। अब राज्य को अगर अपना विकास करना है तो क्या था कि पहले राज्य को अपने संसाधनों पर भी निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अगर एक देश या एक राज्य अपना विकास करना चाहता है तो जो इंटरनेशनल संस्थाएं होती है ना जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF ऐसे संस्थाओं से लोन लेकर अपना विकास कर सकता है और अपने राज्य में परिवर्तन कर सकता है। तो ये मानते थे कि वैश्वीकरण में कई जगह राज्यों की शक्ति बढ़ी है। जैसे आप देख सकते हो कि राज्य पहले की तुलना में अब अधिक स्वतंत्र होकर राज्य का विकास कर सकते थे और उन्हें अगर उनके पास संसाधन नहीं भी है तो कुछ समय के लिए संसाधन उधार ले सकते हैं। तो इनका ये जो था ना बीच की विचारधारा रखते थे कि कई जगहों पर
जो वैश्वीकरण का फायदा राज्य को मिला तो कई जगह पर राज्यों को इसका नुकसान हुआ, तो ये परिवर्तनवादी विचारधारा थे। तो इसी के साथ ये जो यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 था ये भी खत्म हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम वहाँ पे आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक हो सके शेयर करें।